हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास इंग्लिश विद कुलवीर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स के आगे के क्वेश्चंस। हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो सीरीज में यूथ के यूथ के और रंजीत सिंह के यूथ और रंजीत सिंह के बुक के हम डिस्कस करने वाले हैं 100+ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स दैट आर बेस्ड ऑन PYQs। ठीक है, ये किसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं? यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में ही, क्योंकि आपका लिटरेरी टर्म्स पूछी जाती हैं तो इनको हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो आइए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या है? द लाइव्स ऑफ सेंट वर डिपिक्टेड इन द लाइव्स ऑफ सेंट वर डिपिक्टेड इन लाइफ ऑफ सेंट किस पे डिपिक्ट की गई है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका उस टाइम पे मतलब अर्लियर टाइम पे आपका मोरालिटी प्लेस मिरेकल प्लेस और साथ में मिस्ट्री प्लेस ये चला करते थे। ठीक है, मोरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस और मोरालिटी प्लेस चला करते थे। जिसमें से मोरालिटी प्लेस आपको बताते थे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट वर्च्यू वर्च्यू के बारे में, वाइसेस के बारे में, इनके बारे में बताते थे। जबकि मिरेकल प्लेस आपके बताते थे लाइफ ऑफ सेंट्स के बारे में। ठीक, कि सेंट्स की लाइफ कैसी होती है और वो कैसी लाइफ वो जीते हैं। ठीक, और उनके जो भी चमत्कार वगैरह होते थे उनके द्वारा किए गए मिरेकल, मतलब पूरा तरीके से सेंट्स बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सेंट्स ये आपके मिरेकल प्लेस होते थे। इसके अलावा इंटरल्यूड क्या होता है आपका? इंटरल्यूड भी हम देख लेते हैं। हमारा इंटरल्यूड जो होता है वो होता है शॉर्ट कॉमिक पीसेस परफॉर्म्ड बिटवीन एक्ट्स। जब हम डिफरेंट डिफरेंट एक सीरियस ट्रेजेडी चल रही है और इसके बीच में हमने अगर इंटरल्यूड ले आए फॉर द कॉमिक रिलीफ। ठीक है, मोस्टली ये कॉमिक हुआ करते थे। तो कॉमिक रिलीफ के लिए हम छोटा सा एक्ट ले आए या छोटा सा कोई उसी में प्लेस शामिल कर दिया, उसको कहा जाता था इंटरल्यूड। जबकि बैलेड आपके क्या होते हैं? बैलेड होते हैं नैरेटिव फोक सॉन्ग्स होते हैं। नैरेटिव फोक सॉन्ग्स जिसमें कि आपकी कोई ना कोई स्टोरी सुनाई जाती है, वो आपकी बैलेड होती है। ठीक है, कोई ना कोई स्टोरी सुनाई जाती है, वो आपकी बैलेड होती है। जबकि मिरेकल प्लेस आपकी लाइफ, मिरेकल और मार्टरडम ऑफ सेंट्स को दिखाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। एनाग्नोसिस इज अ टर्म बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। क्या डिस्क्राइब करते हैं ये? तो ये डिस्क्राइब करते हैं द मूवमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगनिस्ट। एनाग्नोसिस एक ग्रीक टर्म है, अरिस्टोटल ने यूज की थी अपनी बुक पोएटिक्स में, अपने वर्क पोएटिक्स में इसको लिखा था एनाग्नोसिस के बारे में। इसका मतलब है रिकॉग्निशन और डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। जब प्रोटैगनिस्ट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ उसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से क्या उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है और वो किस तरीके से उसको रिकवर कर सकता है, ये जब समझ में आ जाता है तो वो आपका एनाग्नोरोसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेरिपीटिया। पेरिपीटिया आपका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और डिनोमेंट आपको दिखाता है हैप्पी रिजोल्यूशन को। हैप्पी रिजोल्यूशन को दिखाता है डिनोमेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी? तो ये है आपका प्लॉट। इसके अलावा 6 एलिमेंट्स दिए हैं एरिस्टोटल ने अपने किसी भी ट्रेजेडी में, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स उन्होंने दिए थे। तो पहला कैरेक्टर दिया था, डिक्शन दिया था, थॉट, स्पेक्टेकल, सॉन्ग और प्लॉट, जिसमें से प्लॉट जो है सोल है। उसके अलावा कैरेक्टर जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है, प्लॉट के बाद अगर किसी का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपका कैरेक्टर है। ठीक, होप सो ये भी आपको क्लियर होगा अब। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन लिटरेचर एंड आर्ट्स हैड इट्स ओरिजिन इन फ्रांस? इसमें से किसका जो ओरिजिन हुआ था वो फ्रांस फ्रांस में हुआ था? तो
थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एब्सर्ड का जो ओरिजिन हुआ था मार्टिन एजली ने किया था। ये ऑफ कोर्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का परिणाम था, लेकिन ये इसका जो ये उसका इफेक्ट था लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, बट ये फ्रांस में ओरिजिनेट नहीं हुआ था। सेम इसी तरीके से इमेजिज्म, इमेजिज्म आपका एक एंग्लो अमेरिकन टाइप पीरियड पे ये मूवमेंट आपकी ओरिजिनेट हुई थी। जबकि सरेलिज्म, सरेलिज्म ये आपका कब हुआ था, फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। आइए देख लेते हैं इसके बारे में और। तो अच्छा, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे, आंसर इसका बी है। ठीक है, केवल फर्स्ट। तो लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड एंड इमेजेस बोथ हैड देयर ओरिजिन्स इन फ्रांस, ये गलत है। इमेजिज्म 20th सेंचुरी में एंग्लो अमेरिकन पोएट्री मूवमेंट था ये, जो कि फेवर करता था इमेजरी को, क्लियर शार्प लैंग्वेज को ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता था। जबकि सरलिज्म ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। ठीक है, ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में। इसके अलावा आपका जो लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड है, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड ये फोकस करता था मीनिंगलेस ऑफ ह्यूमन लेसनेस ऑफ यूनिवर्स आफ्टर द वॉर। ये आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो हुआ था, या वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो भी टाइम आया था, उसके बाद ये डिफाइन करता है मीनिंगलेसनेस को, लाइफ की मीनिंगलेसनेस को ये दिखाता है। ये आपका लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। किसने इस टर्म को, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड को, ये पूछा जा सकता है क्योंकि हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने इसको पॉपुलराइज किया था, तो इसको पॉपुलराइज किया था मार्टिन एजलिन ने। ये नाम भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है, मार्टिन एजलिन ने इसको पॉपुलराइज किया था। इसके अलावा द टिपिकल इमेजिस्ट पोयम, पोयम इज रिटन इन, जो टिपिकल इमेजिस्ट पोयम होती है वो किसमें लिखी गई थी, लिखी जाती है, ये लिखी जाती है फ्री वर्स में। फ्री वर्स यानी कि वर्स लिब्रे, फ्री वर्स यानी कि वर्स लिब्रे ओपन फॉर्म में ये लिखी जाती है। इसमें अनराइम्ड में अनराइम्ड होती है, और मेट्रिकल कैसी, मेट्रिकली ये कैसी होती है, इरेगुलर होती है। इसके एग्जाम्पल आपके द वेस्टलैंड है, जो कि 1922 में टीएस इलियट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा वॉल्ट विटमैन का लीव्स ऑफ द ग्रास भी इसका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। हीरोइक कपलेट क्या होती है, राइम्ड याम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई जो पोएम्स होती हैं वो आपकी हीरोइक कपलेट होती है। जबकि ब्लैंक वर्ड्स आपकी अनराइम्ड होती है, ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। जब और सोनेट, सोनेट तो 14 लाइंस में लिखी हुई होती है, और ये अपनी ही राइमिंग स्कीम को फॉलो करती है। ठीक, फ्री वर्ड्स अनराइम्ड, irregular, metrically irregular, heroic couplet, rhymed iambic pentameter, blank verse, unrhymed iambic pentameter में, और सोनेट आपकी 14 लाइन में एक राइम्ड जो होती है, राइम्ड सोनेट, राइम्ड पोएम होती है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग माई लास्ट रिचेस, माई लास्ट रिचेस की ऑफ कोर्स राइमिंग स्कीम पूछी गई है। तो माई लास्ट रिचेस में जो वर्क होता है इंजैम्ड राइमिंग कपलेट्स का होता है। ठीक, इंजैम्ड राइमिंग कपलेट्स क्या होती है, तो इंजैम्ड क्या होती है, लाइंस द पोएम यूजेस इंजैममेंट वेयर सेंटेंस रन अक्रॉस लाइन एंडिंग्स, जहां पे सेंटेंस लाइन एंडिंग से शुरू होकर के नेक्स्ट लाइन तक भी जाए विदाउट एनी कॉमा और पॉज, दैट इज इंजैममेंट। ठीक है, तो आपका जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की माइला डचेस है वो इंजैम्ड राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है। ये पब्लिश कब हुई थी, तो पब्लिश हुई थी 1842 में, ड्रामेटिक लिरिक्स नाम के इनके वर्क में, ड्रामेटिक लिरिक्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। इसमें टोटल 56 लाइन्स है रिटन इन राइमिंग कपलेट्स। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम इमेजिस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जापानीज हाइकू। तो इन शॉर्ट ये इसमें आपसे हाइकू के बारे में पूछा है, विच आर हैज एग्जैक्टली हाउ मेनी सिलेबल्स। तो ऑफ कोर्स लिटरेरी टर्म्स में आपकी आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, इसको आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। और क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, तो
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ये सारे ही किसी ना किसी टीजीटी पीजीटी लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। मोस्टली यूपी टीजीटी के ही एग्जाम में, यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी के ही एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन यूथ में जितने भी दिए हुए एग्जाम हैं, जिसमें अदर स्टेट के भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम शामिल है, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटे नहीं। तो 17 सिलेबस होते हैं इसमें। 17 सिलेबस होते हैं। तो क्या राइमिंग स्कीम इनकी क्या होती है? 575 की टोटलिंग होती है इसमें। स्ट्रिक्ट सिलेबस होते हैं 17। ठीक। हाइकू जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है किसके किस कौन इससे इन्फ्लुएंस हुआ? तो एजरा पाउंड। एजरा पाउंड और अदर इमेजिस्ट राइटर जो भी थे, उन्होंने इसको यूज किया है। एजरा पाउंड ने अपने वर्क इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो में इसको यूज किया है बहुत ही क्लियरली, हाइकू को। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अफुट इन प्रोसोडी। फर्स्ट एट ऑल, व्हाट इज प्रोसोडी? तो प्रोसोडी क्या है आपका? प्रोसोडी है स्टडी ऑफ how a poem is structured in terms of how a poem is structured। ठीक है, पोयम का स्ट्रक्चर क्या है उसको स्टडी करना, ये प्रोसोडी में किया जाता है। जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मीटर को। हम्म हम स्टडी करते हैं मीटर को, मीट्रिकल फुट को, मीट्रिकल फुट को, स्ट्रेस को, और साथ ही साथ साउंड को इनको हम डिस्कस करते हैं। तो अफुट एंड प्रोसोडी, प्रोसोडी का मतलब क्या है? रिदमिक मेजरमेंट को, मतलब राइमिंग स्कीम उसकी कैसी है, इसको मेजरमेंट करने के लिए ये आपका फुट का यूज होता है। तो फुट मोस्टली कल और परसों दोनों ही क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में कि आयम्बिक कैसा होता है, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का एक कॉम्बो होता है, जिसमें अनस्ट्रेस लेवल और फिर स्ट्रेस लेवल होता है। एनापेस्टिक क्या होता है? तो टू अनस्ट्रेस लेवल्स फॉलोड बाय एन स्ट्रेस लेवल। ट्रॉकी क्या होता है? ट्रॉकी होता है आपका स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। ये पूरी तरीके से अपोजिट होता है आयन के। और इसके अलावा डेक्टाइलिक फुट क्या होता है? तो आपका टू स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस लेवल। राइमिंग क्या होती है? तो राइमिंग एक साउंड डिवाइस होती है, ना कि एक मेजरमेंट की यूनिट होती है। और लेंथ तो पोयम की लाइन लेंथ होती ही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्पेंसेरियन स्टैंजा? ऑफ कोर्स नॉट पूछ रहा हमसे, तो हम देख लेते हैं एक एक चीज को। अ फॉर्म इन्वेंटेड बाय स्पेंसर। तो स्पेंसेरियन स्टैंजा ऑफ कोर्स इन्वेंट किया था स्पेंसर ने, ये सही है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर, ये भी सही है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर इन आयम्बिक ऑक्टामीटर, ये बिल्कुल गलत है। लास्ट लाइन आपकी किस में होती है? आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ठीक है। तो ये आ गया द स्पेंसेरियन स्टैंजा। द स्पेंसेरियन स्टैंजा ये टर्म पॉइंट की गई थी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। कहाँ पे इसको यूज किया था उन्होंने? तो अपने वर्क द फेयरी क्वीन में यूज किया था, जिसमें 9 लाइन्स होती हैं। 9 लाइन्स में 8 लाइन्स आपकी जो होती है आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और एक सिंगल लास्ट लाइन जो होती है उसको एलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं, जो कि लिखी होती है आयम्बिक हेक्सामीटर में। इसकी राइमिंग स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑफकोर्स। तो राइमिंग स्कीम आप ध्यान रखेंगे, ए बी, बी सी सी। ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप स्पेंसेरियन स्टैंजा के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, द लिबर्टी विच पोएट्स टेक इज। जो लिबर्टी एक पोएट लेता है तो उसे कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं पोएटिक लाइसेंस के को हम देख लेते हैं। तो पोएटिक जॉन जॉन ड्राइडन ने ये टर्म दी थी पोएटिक लाइसेंस का। उन्होंने डिफाइन किया था कि द लिबर्टी विच पोएट हैव टू assumed to themselves in all ages of speaking things in verse libre, in verse which are beyond the severity of prose। ठीक है। पोएटिक जस्टिस क्या होता है? तो पोवर्स रिफर्स टू वर्च्यू being rewarded or
वाइज पनिश्ड। तो पोएटिक जस्टिस की बात कर रहा है ये, कि जिसने जैसा किया उसको वैसी ही चीजें मिलती जाए पोयम में भी। तो ये आपका पोएटिक जस्टिस फॉलो करता है। अफेक्टिव फैलेसी क्या होती है? तो अफेक्टिव फैलेसी होती है एरर ऑफ जजिंग अ पोयम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर। ठीक है, तो हम केवल उसके मीटर को नहीं ध्यान रख रहे, राइमिंग को नहीं ध्यान रख रहे, उसके और बाकी फीचर्स को ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम केवल ध्यान में रख रहे हैं अगर कि उसने इमोशनली कितना इफेक्ट किया रीडर को। अगर हम इसको ध्यान में रख रहे हैं तो ये आपका इफेक्टिव फेलेसी हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। विच आर द फॉलोइंग क्रिटिक्स has initiated emphasized the need of practical criticism। practical criticism की need को किसने बताया as a fundamental of a critic? तो ये आई ए रिचर्ड्स हैं जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं, इन्होंने ही आई थिंक बताया होगा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म फॉर्म ऑफ लिटरेरी एनालिसिस, ये क्या करता है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये केवल फोकस करता है वो टेक्स्ट पे, जो भी टेक्स्ट है उस पर फोकस करता है, और जो बाहरी जो भी फैक्टर्स हैं आपके, ऑथर की इंटेंशन क्या थी, हिस्टोरिकल उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं। ये आपका हो जाता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये टर्म किसने दी थी? तो ये आई ए रिचर्ड्स ने दी थी। आई ए रिचर्ड्स से शुरू हुआ, मतलब आई ए रिचर्ड्स ने इसको इन्वेंट किया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा रेने वॉक रेने वेलेक एसोसिएटेड थे थ्योरी ऑफ लिटरेचर से। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या है जो करेक्ट नहीं है? तो द टर्जा रिमा इज रिटन इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। तो ये 4 लाइन्स का नहीं होता है, 3 लाइन्स का होता है। बाकी भी देख लेते हैं। द चौसेरियन स्टैंजा इज ऑफ 7 लाइन्स, the Spencerian stanza is of 9 lines, and the Ottawa Rima is a stanza written in 8 lines। ठीक है, ये तीनों ही ठीक है। तर्जा रिमा थोड़ा सा अलग है। तर्जा रिमा ये टर्म किसने कॉइन की थी? तो इटालियन पोएट दाते ने कॉइन की थी ये टर्म। और कहाँ कॉइन की थी? तो अपने वर्क द डिवाइन कॉमेडी में इस टर्म को लेके आए थे। राइमिंग वर्ड्स जो है कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइन्स स्टैंजा होता है, टर्सेट होती है। इसको टर्सेट भी कहा जाता है। 3 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको हम टर्सेट भी कहते हैं। और इसकी राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अक्सर कई बार ये पूछी जाती है। तो ये राइमिंग स्कीम कितनी है? ए बी ए, बी सी बी एंड सी डी सी। ये एक इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, ए बी ए और फिर उसके बाद बी सी बी एंड फिर सी डी सी। ये आपकी टर्जानिमा में लिखी हुई है। और ये टर्जानिमा आपको इसको एक्सटेंसिवली यूज किया है पीबी शैली ने अपने वर्क ओ टू द वेस्ट विंड में। ठीक, और बाकी तीनों तो हमारे ऑप्शन सही थे। एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट, एक हाई स्टाइल में जो ट्रिवियल सब्जेक्ट को लिखा जाता है वो आपका क्या हो जाता है? तो ये आपका मॉक एपिक हो जाता है। जब आप एक बहुत ही ट्रिवियल छोटे से सब्जेक्ट को भी एक बहुत ज्यादा ग्रैंड स्टाइल में लिखते हैं तो वो आपका मॉक एपिक कहलाता है। मॉक एपिक क्या होता है? एक सटायरिकल फॉर्म होता है जो कि जनरेट करता है ह्यूमर थ्रू प्रेजेंटिंग अ ट्रिवियल सब्जेक्ट। छोटे से सब्जेक्ट जो कि बहुत छोटा छोटा टॉपिक होगा उसको भी बहुत ज्यादा लोफ्टी स्टाइल में, एपिक स्टाइल में पोएट्री में जब लिखा जाता है तो आपका मॉक एपिक हो जाता है। और जब भी मॉक एपिक का नाम आएगा तो हमेशा अलेक्जेंडर पोप का नाम आएगा, और अलेक्जेंडर पोप की जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, इसका भी नाम आएगा। बिना इसके एपिक का, मॉक एपिक का ना काम पूरा नहीं होता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिनको जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। एपिक क्या होता है? तो एपिक ट्रीट करता है जेन्युइनली हीरोइक सब्जेक्ट को। एपिक एक्चुअल में हीरोइक सब्जेक्ट को ही ट्रीट करता है एलिवेटेड स्टाइल में। जबकि बैलेट क्या होता है? बैलेट आपका नरेटिव फोक सॉन्ग होता है। और एपिकल प्रोज कोई ऐसी टर्म ही नहीं है। ये भी हमको याद रखना है कि कोई ऐसी टर्म नहीं है। कई बार ऐसी चीजें डाल के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। हु यूज द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? जब भी आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात होगी तो इसका सबसे ज्यादा अच्छे से यूज किया है इन्होंने वर्जीनिया वुल्फ ने और जेम्स जॉइन ने। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि किसने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज की थी? तो फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किया था विलियम
जेम्स ने, जबकि वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ने इसको एक्सटेंसिवली अपने वर्क में यूज किया था। विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वर्क का नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने ये टर्म दी थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि दिखाता है क्या, अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शन, मेमोरीज, थॉट्स, इनको दिखाता है। मतलब कि अब बिना ब्रेक हुए आप जो अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, जब उसको डिस्क्राइब करने लगते हैं अपने वर्क में, वो आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है। तो जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ दोनों ही इस टेक्निक को अपने अपनी नॉवेल्स में एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, और डीएच लॉरेंस इससे एसोसिएटेड ही नहीं थे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रैक्टेरियन मूवमेंट? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो पहले तो हम यही देख लेते हैं ट्रैक्टेरियन मूवमेंट ही क्या है। तो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट है क्या? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट है जिसमें की पब्लिश हुई थी 90 के रिलीजियस पैम्फलेट में, ट्रैक्ट्स में, ये जो पब्लिश हुआ था उसकी वजह से इनको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा जाता है। और साथ ही में इसको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। डिकेडेंट मूवमेंट क्या थी? लेट 19 सेंचुरी में ये आई थी। एस्थेटिक मूवमेंट, जिसको एक एस्थेटिक मूवमेंट भी कहा जाता है। रोमांटिक मूवमेंट क्या थी? अर्ली 19 सेंचुरी की मूवमेंट थी, ये तो आप जानते ही हैं रोमांटिक मूवमेंट को। और साथ में प्री रेफलाइट मूवमेंट क्या थी? एक विक्टोरियन आर्ट और पोइट्री ब्रदरहुड को शो करने वाली एक मूवमेंट थी। ठीक, तो इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, इन विच चैप्टर ऑफ द पोएटिक्स डज एरिस्टोटल डिफाइन एनाग्नोसिस? जितना मुझे इसे पढ़ने में, इस टर्म को जितना पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उतनी बारी आ रही है। एनाग्नोसिस एज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर पोएटिक्स का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 15 में इसको डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 15 में एनाग्नोसिस टर्म को डिस्कस किया गया है, जिसका मतलब है अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे अपने ट्रेजिक फ्लॉ का एहसास होता है, और उसके लिए मतलब यहाँ से आगे मतलब कहानी आपकी और बढ़ती है। ठीक, 4th सेंचुरी बीसी में इनका वर्क आया था पोएटिक्स, जिसमें ये टर्म आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स? तो कौन यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है? तो अगर आप थॉमस किड आपके यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं, क्रिस्टोफर मॉलरो आते हैं, जॉन लेली आते हैं, बेन जॉनसन जो है आपके नहीं आते। तो ऑफ कोर्स यही हमारे हैं, बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते हैं। जो ये टर्म थी, ऑफ कोर्स ये ध्यान रखेंगे आप, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और अक्सर पूछा जाने वाला फैक्ट है, हो सकता है क्रोनो में आ जाए, किसी चीज में आ जाए। तो ये टर्म जो है कॉइन की गई थी जॉन सेंसबरी के द्वारा। ये एक ग्रुप था 16th सेंचुरी में इंग्लिश प्ले राइट्स का, जो कि एजुकेटेड थे ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और टॉमस नैश, ये तीनों ही आपके कैम्ब्रिज से थे, जिसको मैंने याद किया था एमजीएन से। एमजीएन से मार्लो, ग्रीन एंड नैश, ये तीनों ही कैम्ब्रिज से बिलोंग करते थे। ठीक है, कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे। जबकि सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा सा ठंड चढ़ गई है। हाँ, नेक्स्ट है आपका जॉन लिली। जॉन लिली और जॉन लिली, टॉमस लॉज, जॉन लिली, टॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये आपके ऑक्सफोर्ड में थे। ठीक है, तो एमजीएन से कैम्ब्रिज वालों को याद रखते हैं, एलएलपी से ऑक्सफोर्ड वालों को याद रखते हैं। और टॉमस किड तो जो है ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते नहीं थे, लेकिन ये फेमस थे एज एन यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, और बेन जॉनसन एक मेजर प्लेराइट थे, लेकिन इस ग्रुप के नहीं थे। द इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द टर्म माई मैसेज आपका पोइटिक्स में ही दिया गया है। पोइटिक्स जो कि एरिस्टोटल का वर्क है। ठीक, एरिस्टोटल का वर्क है पोइटिक्स, उसमें ये टर्म दी गई है माइमेसिस, जिसका इंग्लिश टर्म है क्या? इमिटेशन। जिसका इंग्लिश टर्म है इमिटेशन। तो माइमेसिस क्या है? एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है इंग्लिश में इमिटेशन। माइमेसिस डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ इमिटेशन और मिमिक्री थ्रू विच
आर्टिस्ट पोर्ट्रे एंड इंटरप्रेट द वर्ड, जिसके थ्रू आर्टिस्ट प्ले इंटरप्रेट करता है वर्ड को। आर्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, पोएटिक्स में एरिस्टोटल कहते हैं आर्ट इज एसेंशियली इमिटेशन ऑफ नेचर एंड एक्शन एंड ह्यूमन एक्शन। तो आर्ट क्या है, एक ह्यूमन एक्शन और नेचर को डिफाइन करता है उसका, और उसी को इमिटेट करता है आर्ट में। क्लाइमेक्स क्या है, होता है टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी ट्रेजेडी का या किसी भी वर्क का, प्ले का टर्निंग पॉइंट क्लाइमेक्स होता है। मोनोलॉग क्या होता है, सिंगल स्पीच, सिंगल कैरेक्टर के द्वारा जो भी स्पीच दी गई होती है। फ्रॉम वेयर डिड द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म ओरिजिनेट। आपको लग रहा होगा कि ये टर्म्स पूछी नहीं जाती हैं क्योंकि ये तो एक्सप्रेशनिज्म, लेकिन ये सारी ही टर्म्स मैं आपको बता दूं पीवाईक्यूज में आती हैं, तो ये इसको आपको इग्नोर नहीं करके चलना है। और जैसे जैसे हमारा पेपर पास आता जाएगा, ऑफ कोर्स हमें पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और वो टर्म्स ही पढ़ के जानी है जो आपको लगता है कि नहीं आती है, क्योंकि अब पेपर का लेवल और हाई ही होगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल उसको ध्यान में रखें। तो एक्सप्रेशनिज्म कहाँ से आपका ओरिजिनेट हुआ था, तो ये ओरिजिनेट हुआ था जर्मनी से। इसके अलावा सरियलिज्म और सिंबोलिज्म ये आपके फ्रांस से ओरिजिनेट हुए थे। और फ्यूचरिज्म ये आपका ओरिजिनेट हुआ था इटली से। और इमेजिज्म और प्री रेफलाइट्स ये आपका इंग्लैंड से हुआ था। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे बिल्कुल कि कौन सा जो मूवमेंट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे एंड हुआ था, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से उसका ओरिजिनेट हुआ था वो, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ओके, बस ये हमारा डिस्कस हो चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने टर्म्स देखी हैं। एनाग्नोसिस ये क्या है, मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटोगोनिस्ट, ये भी अरिस्टोटल की पोएटिक्स में है। माइमेसिस जिसका मतलब होता है इमिटेशन, द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। कैथारसिस क्या है, पल्गेशन ऑफ पिटी एंड फियर, जिस जो कि इमोशनल इफेक्ट दिखाता है ट्रेजेडी का। हमाशियर क्या है, एक ट्रैजिक फ्लॉ है जिसमें एरर ऑफ जजमेंट को दिखाया गया है जो कि हीरो के डाउनफॉल का रीजन बनता है। ये भी आपका एरिस्टोटल का ही दिया हुआ टर्म है। ओके, आई होप ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। आज के क्वेश्चन थोड़े इजी ही थे क्योंकि ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। जल्दी ही हम प्रैक्टिस सेट भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि संडे टू संडे हम एक प्रैक्टिस सेट भी करते चलें, ताकि हमारा एक रिदम बनी रहे और हमें ग्रामर के और वोकैब के और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करने की आदत पड़े थोड़ा सा। बाकी अभी तो हम लोग लिटरेचर पर ही सारा फोकस करेंगे, वीकली हम लोग लिटरेचर पर ही ज्यादा फोकस करेंगे, जिसमें कि लिटरेरी वर्क्स को भी हम डिस्कस करेंगे कुछ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्क हो जिसको आप चाहते हो कि उसको डिस्कस किया जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं ताकि इसको डिस्कस किया जाए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।